गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हेयर इज योर लेक्चर नंबर 5, ठीक है, फॉर योर एनटीएससी सेक्शन। आई होप आपका प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। आपने खुद से भी पढ़ लिया है, बाय सेल्फ प्रिपरेशन आपने कर लिया होगा, ठीक है। अभी भी हमारे पास एनिमल टिश्यू बचा हुआ है, एटलीस्ट 3 लेक्चर्स चाहिए बेटा एनिमल टिश्यूज़ के लिए, ठीक है। और इसके अलावा हमें सेल चैप्टर भी करना है, ठीक है। देखो कोशिश जरूर करेंगे सेल को कंप्लीट करवाने की, फिर भी अपने बेसिस पे करिए, ठीक है ना। अब देखो हम बात करते हैं टिश्यूज़ की। टिश्यूज़ में हमने प्लांट टिश्यू कंप्लीट किया था। एनिमल टिश्यू क्या है, जनरली मोटिलिटी को लेके जो है कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के और फिर जो है हमारे अंदर डेवलप किया है, ठीक है। प्लांट्स में क्या है, सपोर्टिव टिश्यू ज़्यादा है। हमारे अंदर ऐसे टिश्यू हैं जो हमें फ्लैक्सिबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, हमारे मोबाइल नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें टिश्यूज़ की, एनिमल टिश्यूज़ की, ठीक है। लेकिन एनिमल टिश्यूज़ पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करते ही, जो मैं भूल गई थी, ठीक है ना। तो उसको एक बार यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है जस्ट दैट यू हैव टू लर्न, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार आ जाता है। तो देखो ये जो पोर्शन मैं करवा रही हूँ, इतना जो पोर्शन करवा रहे हैं, ये सभी टिश्यूज़ के लिए कॉमन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल टिश्यू के लिए है या सिर्फ प्लांट टिश्यू के लिए, क्या। तो देखो सबसे पहले स्टडी ऑफ टिश्यू मैंने वैसे डिस्कस किया था, लिखवाया नहीं था, दैट इज हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टो वर्ड का मतलब ही टिश्यू होता है, तो हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। इसके बाद फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने जो है हिस्टोलॉजी के बारे में हमें बताया था, दैट इज मार्सेलो मेंडल, ठीक है। नेक्स्ट इज द टर्म हिस्टोलॉजी वाज गिवन बाय मेयर नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको प्रपोज किया था, टर्म दी थी, ठीक है। इसके अलावा फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, जिन्होंने बहुत सारा काम किया हिस्टोलॉजी के फील्ड में, दैट इज बाइचेट, ठीक है। बाइचेट को हम फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो देखो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। अब देखो एनिमल टिश्यूज पे मूव करते हैं, ठीक है ना। एनिमल टिश्यूज के अंदर बेसिकली देखो हम लोकेशन और फंक्शंस के बेस पे हम 4 टाइप के एनिमल टिश्यू पढ़ते हैं, ठीक है। हर लेवल पे, चाहे आप 9th लेवल पे पढ़ रहे हो या 11th लेवल पे पढ़ रहे हो, वो 4 बेसिक टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। प्लस उनका मेन जो है फंक्शन क्या है उस बेस पे, ठीक है। क्योंकि बेसिकली कहीं ना कहीं लोकेशन फंक्शन से ही रिलेटेड होती है। तो देखो 4 टिश्यू कौन से होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड देन नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब एपिथेलियल, एपी मतलब अपर, जैसे आपने प्लांट्स के अंदर भी एपिडर्मिस पढ़ी थी, एपी मतलब अपर मोस्ट। तो ऐसे टिश्यू जो किसी पर्टिकुलर सरफेस की लाइनिंग पे, ठीक है ना, किसी भी इनर सरफेस की लाइनिंग यानी कैविटी की लाइनिंग बना रहे हैं या सरफेस की लाइनिंग बना रहे हैं, दैट आर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जो पूरी बॉडी को क्या कर रहे हैं, या तो क्या कर रहे हैं, बाइंडिंग का काम कर रहे हैं, बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के रखने का काम कर रहे हैं, या बॉडी के अंदर कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब चीजों को कनेक्शन में रख रहे हैं दैट आर कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू बेसिकली रिलेटेड विद योर मसल्स, ठीक है, जो आपकी बॉडी की मूवमेंट करवाते हैं, चाहे वो आपकी हैंड की मूवमेंट है, चाहे आपके आईज की मूवमेंट है, चाहे आपके लेग्स की मूवमेंट है, चाहे आपके नेक की मूवमेंट है, कैसे भी मूवमेंट है, ठीक है। चाहे आपके फूड पाइप की मूवमेंट है, चाहे आपके किसी भी टाइप की कैसे भी मूवमेंट हो, एवरी मूवमेंट इज रिलेटेड विद योर मसल्स, ठीक है। तो उसके लिए होते हैं मस्कुलर टिश्यू एंड देन नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेंसिटिवनेस, ठीक है ना। जैसे आपको अगर यहाँ पे पिंच ऑफ किया जाए तो यू विल फील इट, है ना, आपको फील होगा। ऐसे ही तो ये सेंसिटिविटी जो हमारे अंदर डेवलप करते हैं, जो बेसिकली स्टिमुलस को पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम रेस्पॉन्स देते हैं, उसे क्या कहते हैं, नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब देखो जब हमारी बॉडी की फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियोनिक लाइफ, उस टाइम पे ही ये टिश्यू बनने स्टार्ट हो जाता है। हमारी बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट इज प्री डिसाइडेड, ठीक है, बाय डिफरेंट एम्ब्रियोनिक लेयर्स, ठीक है ना। देखो जब आपने डाइवर्सिटी पढ़ी होगी 9th क्लास में, तो आपको अगर याद हो जर्म लेयर्स आपने अगर पढ़ी हो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ जर्म लेयर होती है। और जर्म लेयर का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली एम्ब्रियोनिक लेयर होती है जो अल्टीमेटली स्पेसिफिक रीजन आपकी बॉडी का बना रही है, और ये फिक्स है। जैसे देखो अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी बॉडी में नर्वस टिश्यू कौन से जो है जर्म लेयर से बना है,
उसका ओरिजिन क्या है। तो देखो जर्म लेयर की बेस पे कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको रखा हुआ, ठीक है। तो जर्म लेयर आपको अच्छे से याद करनी है बेटा। 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। एक्टोडर्म अपर मोस्ट होती है, एंडोडर्म इनर मोस्ट होती है और मेसोडर्म बीच में डेवलप हो जाती है, ठीक है ना, बाद में डेवलप होती है। एक्टोडर्म एंडोडर्म की बाद में डेवलप होती है। तो देखो ओरिजिन के बेस पे एपिथेलियल टिश्यू तीनों टाइप की जर्म लेयर से बनता है, चाहे वो एक्टोडर्म हो, चाहे एंडोडर्म हो, चाहे मेसोडर्म, ठीक है। ये जर्म लेयर्स एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनने वाली लेयर्स, ठीक है। इसी से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, इन्हीं 3 लेयर से मिलकर बनी है, ठीक है। जहां तक बात है कनेक्टिव की और मस्कुलर की, दोनों किससे ओरिजिनेट करते हैं, मेसोडर्म से, ठीक है। कनेक्टिव और मस्कुलर किससे डेवलप करेंगे, मेसोडर्म से। और बेसिकली जो आपका नर्वस सिस्टम है, जैसे आपसे कोई पूछे आपका ब्रेन किससे बना हुआ है, एक्टोडर्म से बनता है, ठीक है। बस ऐसा मान लीजिए जैसे आपकी जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो में बहुत सारे सेल्स होते हैं और वो इस तरीके से बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉल ऑफ सेल्स होता है। और इन सेल्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे आउटर मोस्ट लेयर जो बनेगी सेल्स की, ठीक है ना, उसको हमने कह दिया एक्टोडर्म, ठीक है। अंदर की तरफ बनेगी उसको कह दिया एंडोडर्म, और उनके बीच में जो बनेगी उसको कह दिया मेसोडर्म, और बीच उसके भी अंदर क्या है, कैविटी होती है। तो धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी के हर एक पार्ट किसी ना किसी लेयर से बन रहे हैं, ठीक है। इट मे बी एक्टोडर्म, इट मे बी मेसोडर्म, इट मे बी एंडोडर्म। तो ये क्या है, इस बेस पे है कि आपका कौन सा टिश्यू कौन सी जर्म लेयर से बना है। तो बेटा ये आपको याद करना पड़ेगा और बहुत ही इजी है। एपिथेलियल सभी जगह होता है, इसीलिए सभी टाइप के किससे बनता है, सभी टाइप की जर्म लेयर से बनता है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों इन्वॉल्व होती है, ठीक है। जहां तक बात है कनेक्टिव की और मस्कुलर की, देखो ये हमारी बॉडी के अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मेसोडर्म से रिलेटेड है। और अल्टीमेटली अगर आपसे कोई बात करे नर्वस टिश्यू, तो नर्वस टिश्यू आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज एक्टोडर्म, ठीक है। अब फंक्शंस की जहां तक बात है तो देखो फंक्शंस में एपिथेलियल अपर सरफेस पे था, ऑब्वियसली क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। कुछ ना कुछ बाहर के एक्सपोजर में तो कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब भी कर सकता है, ठीक है, या हो सकता है अपने अंदर से कुछ सिक्रीट भी कर रहा हो। तो बेसिकली इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कनेक्टिव की जहां तक बात है तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, पूरी बॉडी के अंदर सपोर्टिव स्ट्रक्चर बना रहा है। जैसे आपकी बोन्स है वो कनेक्टिव टिश्यू में आती है, आपका ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू में आता है, जी। आपके बोन्स को आपकी मसल से ज्वाइन करने वाले टिश्यूज, आपकी बोन्स को बोन्स से ज्वाइन करने वाले टिश्यूज, ठीक है। तो इस तरीके के टिश्यूज कनेक्टिव के अंदर आते हैं, तो सपोर्ट करते हैं, इंटरनल बाइंडिंग करते हैं, कुछ हद तक स्टोरेज का काम करते हैं, जैसे कि आपके एडिपोज टिश्यू वो फैट को स्टोर कर रहे हैं, प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, बॉडी के अंदर सर्कुलेशन, ब्लड जो है वो सर्कुलेशन कर रहा है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस होते हैं। मस्कुलर टिश्यू की जहां तक बात है, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके बॉडी की मूवमेंट करवाता है, ठीक है। मूवमेंट किसी भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ बेसिकली मसल्स की वजह से, ठीक है ना, मैं मूव कर रही हूँ एक जगह से दूसरी जगह मसल्स की वजह से, मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं मसल्स की वजह से। तो बेसिकली जो मूवमेंट है बॉडी के अंदर, चाहे वो किसी भी टाइप का छोटे से छोटा मूवमेंट हो, दैट इज रिलेटेड विद योर मसल्स, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू और अल्टीमेटली नर्वस टिश्यू का मतलब होता है आपकी बॉडी में कंट्रोल एंड कंडक्शन करना, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसफर करना। जैसे मान लो आपकी बॉडी के बाहर के एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाना, बहुत ठंड पड़ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई भी इरिटेटिंग चीज़ होना, या कुछ भी स्टिमुलस जो आपकी बॉडी के लिए आपकी बॉडी को सेंसिटाइज कर दे, ठीक है। जैसे आप स्मेल कर सकते हो नर्वस टिश्यू की वजह से, ठीक है ना, आपको भूख लग रही है, आपको थ्रस्ट फील हो रही है, एवरी टाइप ऑफ फीलिंग यू आर फेसिंग इज बेसिकली जो फील है आपका, और उसके अकॉर्डिंग जो आप रेस्पॉन्स कर रहे हैं, सेंसिटिविटी है आपके अंदर हर एक चीज को लेकर, चाहे वो टेम्परेचर को लेके हो, चाहे वो प्रेशर को लेके हो, चाहे वो किसी भी टाइप की चीज हो, ठीक है ना, वो किससे रिलेटेड होती है, दैट इज, तो वो सिग्नल कौन लेके आता है, लेके जाता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्स देता है, आपका नर्वस टिश्यू। बेसिकली आपका ब्रेन हो गया, आपकी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, पूरी की पूरी नर्व्स हो गई, ठीक है, वो नर्वस टिश्यू में आता है। आ गया समझ में, ठीक है। इसकी डिटेल हम 10th क्लास के सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू की, बट बेसिकली इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल व्यू क्या है वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो बहुत ही लेंदी है ये वाला पार्ट भी काफी लेंदी है एनिमल टिश्यू का। तो आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक लेक्चर लगेगा मस्कुलर और नर्वस, दोनों छोटे छोटे हैं, इनको कवर करवाने में। एक लेक्चर आपका लगेगा कनेक्टिव टिश्यू।
तो टोटल ओवरऑल जो मान के चलिए 3 लेक्चर्स आपको चाहिए एनिमल टिश्यू। क्लियर? ठीक है, तो देखो बेटा स्टार्ट करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज। देखो बेटा एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो किस तरीके से प्रेजेंट है। सबसे पहली बात, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो नाम से पता चल रहा है एपी मतलब सरफेस पे। ठीक है, तो कैसा भी सरफेस हो, अपर सरफेस है, लोअर सरफेस, कैसा भी सरफेस हो। ठीक है, मान लो ये आपका कोई ऑर्गन है और ऑर्गन का पूरा ओवरऑल जो सरफेस है, ठीक है ना, इसके सरफेस पे क्या मिलेगा आपको, इसके सरफेस पे जो टिश्यूज मिलेंगे दैट पर्टिकुलर टिश्यूज आर नोन एज एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो प्रेजेंट इधर एट सरफेस ऑफ बॉडी पार्ट, या तो किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के सरफेस पे होते हैं, या कहाँ मिलेंगे आपको, जैसे मान लो कोई कैविटी है, ठीक है, उसकी जो इनर लाइनिंग होती है दैट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जैसे मान लो ये आपका स्टमक बना दिया हमने कुछ इस तरीके से, तो अंदर तो कैविटी है, लेकिन इस कैविटी को लाइन अप करने वाले जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, इसको लाइन अप करने वाले जो टिश्यूज है, क्योंकि अंदर भी तो क्या है, इनर सरफेस हुआ ना इसका, तो जब कोई पर्टिकुलर ऑर्गन अंदर से होलो है तो इंटरनल कैविटी को लाइन करने वाले टिश्यू भी, लाइन अप करने वाले टिश्यू भी क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। इधर भी एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे और इस सरफेस पे भी एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे। तो किसी कैविटी को लाइन करने वाले या फिर किसी पर्टिकुलर सरफेस पे होने वाले सॉरी टिश्यूज को क्या कहा जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू। तो दे आर इधर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द बॉडी पार्ट और फॉर्म द लाइनिंग ऑफ कैविटी। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा देखो अगर हम बात करें सेल्स की, तो जो सेल्स होते हैं बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो सेल्स जो है सेट वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं और हेड टुगेदर बाय सेल जंक्शन, और इनके बीच में क्या होता है, अलग अलग टाइप के जंक्शंस होते हैं जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है ना, जंक्शंस मान के चले कुछ जोड़ने वाली चीज। ठीक है, हायर क्लास में आप अच्छे से पढ़ेंगे जंक्शंस क्या होते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां से क्वेश्चन आ सकता है, कैसा भी आपका एपिथेलियल टिश्यू है वो हमेशा डायरेक्टली आपकी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट नहीं रहेगा। कनेक्टिव टिश्यू से मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू के जो है कनेक्शन में तो रहेगा, बट ब्लड सप्लाई डायरेक्टली आपकी बॉडी में, आपके एपिथेलियल में टिश्यू में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जितना भी एपिथेलियल टिश्यू है उसके और आपके कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर होती है। नॉन सेलुलर लेयर का मतलब बिना सेल से बनी हुई लेयर होती है। ठीक है, तो देखो एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन अ नॉन सेलुलर लेयर, एक नॉन बिना सेल की बनी हुई लेयर होती है। अब सेल की नहीं बनी तो किसकी बनी है, केमिकल्स की बनी है। ठीक है ना, तो बिना सेल की बनी हुई एक लेयर होती है जिसको क्या कहा जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। यू मान के चलिए एक जो है नींव का काम करा, नींव समझते हो ना, घर बनाते हैं जब नीचे नींव बनाते हैं, तो ऐसे ही एक जो है नॉन सेलुलर लेयर है जिसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू वाले सेल्स प्रेजेंट। क्लियर? तो देखो ये हमने क्या बना दी, ये बना दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? और इसके ऊपर ये जो सेल्स बनाए हैं कॉम्पैक्टली अरेंज, ये हो गए आपके एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये क्या हो गए, दीज आर एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज। आगे बात समझ में। अब जो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की भी दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, ये केमिकल से बनी हुई है। तो देखो इसका जो अपर पार्ट है जो एपिथेलियल टिश्यू के कांटेक्ट में है उसको बोलते हैं बेसल लैमिना, जो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बनती है, जिसको कौन सिक्रीट कर रहा है, ये केमिकल्स है। ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, म्यूकोपॉलीसैकेराइड हो गए, ये केमिकल्स है। ठीक है ना, इनको कौन सिक्रीट कर रहा है, इनको ये एपिथेलियल टिश्यू खुद सिक्रीट करते हैं। आगे बात समझ में। तो देखो जो आपका एपिथेलियल टिश्यू की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसका बेसल लैमिना कौन बना रहा है, खुद एपिथेलियल टिश्यू बना रहा है। ठीक है, थिन होता है कंपैरेटिवली, इस वाले नीचे वाले पार्ट से थिन होता है। और जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है ना, जो थोड़ा सा थिक पार्ट है, लोअर थिक पार्ट होता है, वो फाइबर्स से बना हुआ होता है। ठीक है, जिसको रेटिकुलर लैमिना कहा जाता है। और रेटिकुलर लैमिना जो है वो फाइबर्स से बनता है, जैसे कोलेजन फाइबर्स हो गए। ठीक है ना, इस तरीके से जो फाइबर्स होते हैं बेसिकली उनसे, रेटिकुलर फाइबर्स हो गए, कोलेजन फाइबर्स हो गए, उनसे बनता है। और देखो ये जो फाइबर्स है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा है। तो बेसल जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो भी दो जगह से मिलकर बन रही है। एपिथेलियल टिश्यू तो बना ही रहे हैं, प्लस कनेक्टिव टिश्यू भी बना रहे हैं।
ठीक है। और देखो जो ब्लड वेसल्स है वो डायरेक्ट सिर्फ कहाँ तक इनर्वेट करती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन तक। ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा जाता है, ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसमें ब्लड वेसल्स डायरेक्टली इनर्वेट नहीं करती, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, एपिथेलियल टिश्यू। ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में आपको कोई ब्लड वेसल नहीं मिलेगी, ब्लड वेसल्स सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन तक ही जाती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल डिफ्यूजन के थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन और ब्लड वेसल्स के बीच में होगा, इसके अलावा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से फिर ये किसको सप्लाई करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आगे बात समझ में, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। नाउ दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। तो देखो जस्ट ये किसके बेस पे है, लोकेशन लगा सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं बेसिकली जो है लेयरिंग की भी बात कर सकते हैं। देखो दो टाइप के मेनली एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एक तो होते हैं सिंगल लेयर, मान लो ये आपका बॉडी सरफेस है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे केवल क्या है, एक लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, वन सिंगल लेयर की फॉर्म में है एपिथेलियल टिश्यू, तो उसको क्या कहा जाएगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन वहीं पे अगर क्या हो जाए, एक से ज्यादा लेयर हो जाए, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एक से ज्यादा लेयर होती है, जैसे मान लो इस तरीके से, ठीक है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही एक से ज्यादा क्या है, लेयर्स ऑफ सेल्स, आगे बात समझ, तो उसको क्या कहा जाएगा, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर, ठीक है। अब जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ये शेप के बेस पे, ठीक है ना, शेप के बेस पे जो है कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबिकल, कॉलमनर, सिलिएटेड एंड सूडोस्ट्रेटिक। क्या होती है अभी हम डिटेल से करें, ठीक है ना, ये 5 टाइप की होती है। सिमिलरली कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू भी फिर 2 टाइप का और होता है। स्ट्रेटिफाइड वही सेम नॉर्मल जो है आपका, स्ट्रेटा वर्ड का मतलब होता है लेयरिंग, ठीक है ना, तो मल्टी लेयर्ड हो गया। तो स्ट्रेटिफाइड में भी अगर स्क्वैमियस वाली शेप है तो स्क्वैमियस, और अगर क्यूबिकल शेप है तो क्यूबिकल। और जो स्क्वैमियस होती है वो फिर से 2 टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ कैरेटिन। प्रेजेंट है तो कैरेटिनाइज्ड, नहीं है तो नॉन कैरेटिनाइज्ड। करेंगे हम डिटेल से इसको सारा, ठीक है। और ग्लैंडुलर जो बेसिकली ऐसी कंपाउंड एपिथेलियम जो बेसिकली सिक्रीशन में इन्वॉल्व है, कोई भी चीज सिक्रीट कर रही है, जनरली आपकी जितनी भी ग्लैंड्स होती है, ठीक है ना, दैट आर मेनली रिलेटेड विद, दैट आर मेनली ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, सबसे पहले सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो बेटा लेट्स टेक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इन समवट मोर डिटेल। दैट इज, देखो स्क्वैमियस एपिथेलियल, स्क्वैमियस, क्वीज वर्ड से स्क्वैमियस, ठीक है ना। स्क्वैमियस का मतलब भिजा हुआ, दबा हुआ। तो देखो जब अगर पर्टिकुलर एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स बिल्कुल फ्लैट होते हैं, जस्ट लाइक टाइल्स फिटेड ऑन योर ग्राउंड, ठीक है, फ्लोर पे टाइल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल एकदम फ्लैटली प्रेजेंट होती है ना, इसी तरीके से देखो ये तो हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसके ऊपर ये सेल्स है बिल्कुल फ्लैट है, तो उसको क्या कहा, स्क्वैमियस एपिथेलियल टिश्यू। और जनरली इनकी जो बाउंड्री होती है वो इरेगुलर होती है, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से देखो तो कुछ इस तरीके की बाउंड्री होती है, ठीक है ना, वेव लाइक बाउंड्री आप एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। सेल्स फिट कॉम्पैक्टली लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर, तो जो है सेल्स बिल्कुल इतना कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं जैसे कि कोई टाइल फिटेड हो, ठीक है। आप जब ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सेल्स जो है टाइल्स की फॉर्म में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, ठीक है। इसीलिए इसको कई बार है हम पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, ठीक है, टेसिलेटेड मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं वेवी अपीयरेंस की वजह से, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा देखो कहाँ प्रेजेंट होगा, देखो आपसे जनरली या तो ऐसा पूछा जाएगा पेवमेंट मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, बट जनरली जो क्वेश्चन आता है कि कौन से बॉडी पार्ट में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने ज्यादा नहीं तो कम से कम जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखवाए जा रहे हैं वही करिए, और एमसीक्यूज जितना हो सके आप फॉलो करिए, एमसीक्यूज जितना हो सके मैक्सिमम सॉल्व करिए, तभी आपका जो है कॉन्सेप्ट टिश्यू को लेकर क्लियर होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है हर एक पार्ट के लिए टिश्यूज को याद करना, ठीक है ना। तो इसके लिए मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करिए।
आगे बात समझ में। तो देखो अगर हम बात करें किसकी, स्क्वैमस एपिथेलियम की, तो कहाँ प्रेजेंट होगा, एक तो आपकी लंग्स की एल्वियोलाई की जो इनर लाइनिंग है, पढ़ा था ना आपने, एल्वियोलाई वो जगह जहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो बेसिकली जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, ठीक है ना, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज है या एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग मटेरियल, कोई भी मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, वहां क्या होती है आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम, क्योंकि ये थिन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। तो चाहे वो एल्वियोलाई हो या ब्लड वेसल्स हो, ब्लड वेसल्स की जो अंदर की लाइनिंग है, मान लो ये आपकी ब्लड वेसल हो गई और इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है ऐसे करके, ये वाली लाइनिंग भी और ये वाली लाइनिंग, ठीक है, वो लाइनिंग किससे बनी हुई होती है, वो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है, ठीक है। और बेसिकली जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है जो ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग को बना रहा है, उसे हम एंडोथेलियम कहते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि एंडोथेलियम कौन सा टिश्यू होता है, ठीक है, और एंडोथेलियम का मतलब क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, क्लियर, ठीक है। अब देखो डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज, बहुत सारी कैविटीज की जो इनर लाइनिंग होती है, डेलिकेट लाइनिंग होती है, दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। काम क्या होता है इसका, जनरली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना या सिक्रेशन करना या एक्सक्रीशन करना, लेकिन देखो बहुत ही थिन वॉल्ड, थिन मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए ये प्रोटेक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करती। इसका मेन काम होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करना, चाहे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो, चाहे वो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन हो, चाहे वो एक्सचेंज ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट हो, ठीक है ना। तो बेसिकली वहाँ इन्वॉल्व है, बहुत ही पतली मेम्ब्रेन है इसलिए, ठीक है। तो सिक्रेशन लगा लो, न्यूट्रिशन लगा लो, एक्सक्रीशन, ये सब इसके फंक्शंस हो सकते हैं, बट नॉट प्रोटेक्शन, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो टिश्यू है दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। नाम से पता चल रहा है ट्यूब लाइक जो सेल्स है, अगर ये ऐसे फ्लैट सेल ना हो, कैसे क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्यूब लाइक सेल्स है, तो उसको क्या कहा जाएगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल। जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है ना। एपिथेलियल सेल्स कैसे होते हैं, क्यूब लाइक। और बेसिकली ये कहाँ मिलेंगे आपको, जनरली जो ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी स्वेट ग्लैंड्स है, चाहे वो आपकी सिलेवरी ग्लैंड है, ठीक है, उनकी जो डक्ट्स होती है ना उसको लाइन अप करते हैं। और आपके लेवल पे तो इतना लिखा हुआ है कि जो डक्ट, जितने भी आपकी ग्लैंड्स होती है ना, बेसिकली वो उनकी जो इनर लाइनिंग है, उनकी जो कैविटीज की इनर लाइनिंग है, वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से बनी, क्लियर, ठीक है ना। तो आपने जस्ट ऐसे ही थोड़ा थोड़ा याद रखिए, ठीक है, जस्ट फंक्शन के बेस पे याद रखिए तो ज्यादा बेटर है। तो जनरली क्या कर रहा है, क्यूब लाइक सेल है तो ऑब्वियसली सिक्रेशन में ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर इस क्यूबॉइडल एपिथेलियल का सरफेस, मान लो ये मैं दूसरा बना के दिखा रही हूँ, ये अपर सरफेस, क्यूबॉइडल एपिथेलियल का अपर सरफेस इस तरीके से, सेल्स तो क्यूब लाइक है, लेकिन जो सरफेस है वो सीधा ना होके क्या हो गया, ऐसे इस तरीके से ऐसे माइक्रोविलाई की फॉर्मेशन बन रहा है। माइक्रोविलाई क्या होती है, जस्ट फोल्डिंग्स होती है ना, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो उस केस में इसका नाम बदल के क्या हो जाता है, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो जनरली क्या है, चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है, ठीक है। तो देखो जो मे बी ब्रश बॉर्डर हैविंग माइक्रोविलाई, जैसे कि एग्जांपल करें हमारे किडनी के अंदर पीसीटी रीजन क्या होता है वो आपको एक्सक्रीशन वाले पार्ट में समझा देंगे, ठीक है ना। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, किडनी का ही एक हिस्सा, किडनी में नेफ्रॉन का हिस्सा होता है, ठीक है। तो बेसिकली वहां पे जो टिश्यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर। कई लोग इसको क्यूबिकल भी बोलते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव वे इज जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे जो गोनेट्स होते हैं, गोनेट्स का मतलब आपके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, चाहे वो टेस्टिस हो चाहे वो ओवरी, ठीक है ना। मेल के अंदर टेस्टिस लगा लो, फीमेल में ओवरी लगा लो, तो वहां पे क्या बनते हैं, जर्म सेल्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिनको हम गैमेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये गैमेट्स जो बनते हैं ये किससे बनते हैं, ये किससे बनते हैं, टेस्टिस और ओवरी के अंदर जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनसे बनते हैं। और ऐसे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो क्या बना रहे हैं, आपके जर्म सेल्स बना रहे हैं, यानी कि आपके जो गैमेट्स हैं, स्पर्म हो गया, एग हो गया, उनकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। तो ध्यान रखना जो जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो बेसिकली कौन से होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं। तो जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट इन गोनेट्स, ठीक है, ये लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं वो कौन सी टिश्यू से बनते हैं,
ठीक है। तो क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं और दे फॉर्म सेल्स, जर्म सेल्स, जिनको हम गेमीट्स बोलते हैं, ठीक है। और वैसे अगर आपने पढ़ा हो तो स्पर्म हो गए, एग हो गए, इनको ही तो गेमीट्स बोलते हैं, तो इनको जर्म सेल्स बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं। तो वो कहाँ से बनते हैं? जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, फंक्शन की जहां तक बात है तो बेसिकली क्या है, थोड़े थिक लेयर होते हैं, है ना। तो एब्जॉर्प्शन भी कर रही है अगर ब्रश बॉर्डर है, सिक्रीशन कर रही है, ग्लैंड जनरली सिक्रीशन कर रही है, और कहीं ना कहीं इसका प्रोटेक्शन में भी है, क्योंकि ये क्या करती है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, ठीक है। तो फंक्शन इसका प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन सारे आ गए, ठीक है। तीसरी जो टाइप है दैट इज कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब यहाँ पे जो सेल्स है, ठीक है ना, जो एपिथेलियल सेल्स है वो कैसे हो गए, पिलर लाइक लंबे लंबे सेल्स हो गए। क्यूब, ये तो क्यूब हो गया, अब ये क्यूबॉइड की फॉर्म है, सॉरी यहाँ तो जो है क्यूब से क्यूबॉइडल आया है, अब ये कॉलम की तरह लंबे लंबे सेल्स हो गए, इलांगेट, ज्यादा इलांगेटेड नहीं बट पिलर लाइक सेल हो गए, जिनका न्यूक्लियस जनरली कहाँ पे मिलता है, बेस पे मिलता है, ठीक है। तो कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू, लॉन्ग पिलर लाइक सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, न्यूक्लियर नियर बेस, न्यूक्लियस जो है नियर बेस मिलेगा, आ गया समझ में। और जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ, आपकी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की अंदर की लाइनिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की लाइनिंग, लार्ज इंटेस्टाइन में जो कोलोन रीजन है उसकी इनर लाइनिंग, जो बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन बना रहे हैं, ठीक है ना, फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन। तो फॉर्म लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन। ऐसे ही गॉल ब्लैडर की लाइनिंग, क्या होता है गॉल ब्लैडर, क्या करता है गॉल ब्लैडर, कहाँ होता है, लिवर में होता है, बड़ा है ना गॉल ब्लैडर, मैंने बताया था, जो बाइल जूस को स्टोर करता है। तो गॉल ब्लैडर की इनर लाइनिंग भी किससे बनती है, कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू से। ओविडक्ट, ओविडक्ट आगे हम पढ़ाएंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं, उसकी भी इनर लाइनिंग जो है कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू से बनती है, ये जरूर याद रखना, ओविडक्ट। अभी इसमें एक चीज और बतानी, ठीक है। अब ये तो थे बेटा किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब क्या है, फोर्थ टाइप जो हमने लिखी थी दैट वाज सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। देखो स्क्वैमियस को छोड़ के, स्क्वैमियस को छोड़ के अगर इनके सरफेस पे, स्क्वैमियस को छोड़ के अगर इनके इसको तो छोड़ दो, स्क्वैमियस पे कभी भी सीलिया नहीं होते, सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियल पे या कॉल्यूमनर एपिथेलियल पे क्या मिलते हैं आपको, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिले, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो एक बार देखो इसका व्यू, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू किस टाइप के होते हैं। अच्छा, कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू भी हाईली एब्जॉर्प्टिव होती है, और जनरली अगर इसका सरफेस भी कैसा है, माइक्रोविलाई है, तो उसको ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू बोल देते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा बस लोकेशन आपको जनरली याद करनी है कि कौन सा टिश्यू कहाँ मिल रहा है। नेक्स्ट देखो बेटा, सीलिएटेड जो मैं आपको बता रही थी, सीलिएटेड का मतलब क्या है, सीलिया वर्ड से सीलिएटेड आया, सीलिया का मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। मान लो जैसे आपकी क्यूबॉइड, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, और इस पे ये आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमने बना लिया, ठीक है। और इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम के फ्री सरफेस पे अगर ऐसे क्या हो, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हो, ठीक है। तो अब ये क्या कहना है कि सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। सिमिलरली अगर कॉल्यूमनर सेल्स हैं, मान लो इस तरीके से बेसमेंट मेम्ब्रेन और ऐसे करके कॉल्यूमनर सेल्स हैं, ठीक है ना, और इसके अपर सरफेस पे, फ्री सरफेस पे ऐसे क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, वो क्या कहलाएगा, कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब इस सीलिया का काम क्या होता है, बेसिकली सीलिया जब मूव करते हैं, ऐसे एक पर्टिकुलर रिदमिक मूवमेंट शो करते हैं, तो ये चीजों की मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में आपकी चीज, जो पर्टिकुलर जैसे ट्यूब के अंदर अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो कैसे मूव करेगी, ऐसा तो है नहीं कि आप उसमें प्रेशर लगाओगे वो अपने आप मूव करेगी, ऐसा तो है नहीं। तो हमारी जो ऐसी ट्यूब्स जहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज को मूव करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना, तो वहां पे मूवमेंट बेसिकली किसकी वजह से होता है, सीलिया की वजह से। और ऐसी कैविटीज, ऐसी ट्यूब्स की कैविटीज को लाइन करने वाले जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनको हम सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, जो क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं और कॉल्यूमनर भी हो सकते हैं, बट ध्यान रखना कभी भी स्क्वैमियस नहीं होंगे, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आता है, क्या देखो, जैसे सीलिएटेड एपिथेलियम हमने पढ़ लिया, व्हेन सीलिया यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन फ्री सरफेस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू।
एग्जाम्पल आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद करने हैं। देखो, इनर लाइन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब देखो, आपने अगर छोटी क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करने वाली जो ट्यूब होती है दैट इज फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी कह रहे थे। अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था कि कॉलम्नर एपिथेलियम में जो ओविडक्ट की लाइनिंग है उसमें कॉलम्नर एपिथेलियम होती है, लेकिन सिंपल कॉलम्नर एपिथेलियम नहीं होगी, उसके ऊपर सीलिया लगे होते हैं, सीलिएटेड कॉलम्नर एपिथेलियम। ठीक है, काम क्या होता है, देखो ओवरी से एग जब बाहर आएगा फैलोपियन ट्यूब में तो उसको यूट्रस की तरफ पुश करने का काम, उसको यूट्रस की तरफ मूव करवाने का काम किसका होता है, सीलिएटेड कॉलम्नर एपिथेलियल टिश्यू का। तो जनरली हमारे फैलोपियन ट्यूब में, ऐसे हमारे ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स हमने पढ़ा था आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि जब ट्रैकिया जो है बाइफरकेट होके ब्रोंकाई बना, ब्रोंकाई आगे चल के बाइफरकेट हो जाए, ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल्स को फर्दर मूव करने के लिए क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ऐसे ही देखो, तो हमें सीलिएटेड एपिथेलियम का याद करना है। जनरली क्वेश्चन आता है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर कौन सी एपिथेलियल टिश्यू होती है, तो सीलिएटेड कॉलम्नर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलम्नर नहीं दे रखा तो बॉर्डर ला सकते हो, बट बेसिकली कॉलम्नर होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, सूडो स्ट्रेटिफाइड, मतलब लास्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू सिंपल एपिथेलियल। सूडो मतलब फॉल्स और स्ट्रेटिफाइड का मतलब लेयर, है ना। तो देखो होता क्या है कि हमें मतलब देखने में तो क्या लग रहा है, जैसे देखने में लग रहा है कि आपकी सेल्स जो है वो मल्टी लेयर्ड है, आपकी सेल्स जो है वो मल्टी लेयर्ड है, कुछ इस तरीके से। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर से देखो तो लगेगा एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट, बट होता क्या है कि वो सेल्स क्या है, अलग अलग शेप के होते हैं। इस वजह से क्या है कि हमें लगता है कि वो क्या है, मतलब एक ही कैविटी में दूसरे फिट है, तो ऐसा लगता है जैसे एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट है, बट एक्चुअल में वहाँ पे एक ही लेयर होती है। कुछ सेल्स छोटे होते हैं, कुछ सेल्स बड़े होते हैं, तो दिखने में स्ट्रेटिफाइड लगती है, बट होती कैसी है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस टाइप की सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को हम सूडो स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। आपको बेसिकली एग्जांपल याद करना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन रखा हुआ मिलता है जनरली कि सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहाँ मिलेंगे। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहाँ मिलता है बेटा, इनर लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, आपके जो विंड पाइप है उसकी इनर लाइनिंग में क्या मिलते हैं आपको, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया, या फिर यूरेथ्रा ऑफ मेल। मेल यूरेथ्रा जो होता है ना, मेल में जो है बेसिकली जो यूरिन पास आउट करने के लिए जो यूरेथ्रा होता है, बेसिकली वहां पे आपको सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। देखो एग्जांपल पे कंसंट्रेट करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। पेपर में जो क्वेश्चन आता है जनरली एग्जांपल से आता है, ठीक है। उसके बाद देखो कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर हमने पढ़ा कि क्या होता है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारी क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब देखो मान लो क्या है, यहाँ पे आपकी ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, और इसमें ये इस तरीके से क्या बन गए आपके, ये एक लेयर हो गई, ये इसी के ऊपर दूसरी लेयर बन गई, ठीक है, इसी के ऊपर तीसरी लेयर बन गई, ऐसे। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो डीपेस्ट लेयर है, जो सबसे नीचे वाली लेयर है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की कांटेक्ट में है, वो लगातार बनती रहती है, ठीक है। मतलब ये पहले सबसे पहली लेयर कौन सी बनी होगी, ये, फिर धीरे धीरे ये नई लेयर आई तो ये इसके ऊपर आ गई, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये मेम्ब्रेन बनी, तो ऐसे नीचे की नई लेयर बनती रहती है, ऊपर की लेयर जो है वो डिपोजिशन करती रहती है। अब जनरली ये कहाँ मिलता है, ऐसी जगह पे मिलता है जहाँ पे बॉडी में वेयरिंग टेयरिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। मतलब बॉडी के अंदर जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का या किसी भी पर्टिकुलर हैशफुल एनवायरनमेंट का एक्सपोजर है, ठीक है। तो जनरली क्या है, टिश्यू डैमेज हो जाता है, और टिश्यू डैमेज है तो अंदर से क्या होती रहती है, उसकी रेनोवेशन होती रहती है, डीप लेयर जो है नई बनती रहती है, और ऊपर वाली लेयर हटती जाती है, मतलब खराब हो जाती है, टूट जाती है या कुछ भी है। तो देखो ऊपर की तो क्या हो जाती है, सेल्स डेड हो जाती है, और जो नीचे की लेयर है, डीपेस्ट लेयर है, वो क्या रहेगी, लिविंग है। समझ में आया, ठीक है। तो देखो जनरली क्या है, डीपेस्ट लेयर बीइंग कंटिन्यूअसली फॉर्म्ड व्हाइल अपर मोस्ट जो है लेयर एंड टियर ऑफ हो जाती है। अपर मोस्ट सेल्स जो होती हैं या ऊपर की जो लेयर्स होती हैं वो डेड होती है, ठीक है, वो जस्ट प्रोटेक्शन के लिए होती है। समझ में आया। जैसे देखो आपकी बक्कल कैविटी में, आपके मुंह के अंदर की जो कैविटी है, ठीक है, यहाँ क्या, तो कुछ समझ के याद करोगे तो रट्टे मारने की जरूरत ही नहीं है।
मुंह के अंदर क्या है, आप गर्म भी खा रहे हो, आप ठंडा भी खा रहे हो, आपके टीथ से जब आप च्यूइंग प्रोसेस करते हो तो हो सकता है आपकी चिक के सेल्स क्या हो जाए, वहां पे दब जाए, डैमेज हो जाए, कट लग जाता है ना, कई बार मुंह जल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब क्या होता है, डैमेज होता है बॉडी के अंदर, तो बेसिकली अब क्या है, रेनोवेशन तो होना चाहिए ना। आपने देखा भी होगा, बाल थोड़ा सा कट गया, आपके दांतों से ही आपके चिक के सेल्स कट गए, कुछ दिन बाद नॉर्मल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे की लेयर उसको रेनोवेट कर देती है। तो जनरली हमारी बक्कल कैविटी के अंदर जो लाइनिंग है वो कौन सी है बेटा, वो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ऐसे ही देखो, अगर हम बात करें जो है फेरिंग्स के अंदर, हमारे गले के अंदर, ठीक है, मतलब बक्कल कैविटी के जस्ट पीछे की तरफ, गला तो नहीं कहेंगे, बक्कल कैविटी से पीछे की तरफ फेरिंग्स वाला जो रीजन है, वहां पे भी वही सेम हमारा फूड जा रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा ठंडा हो सकता है, बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है, कोई भी हार्शफुल एनवायरनमेंट हो सकता है, तो वो उसको डैमेज कर सकता है। ऐसी हमारी ईसोफेगस, 1/3 पार्ट जो आपका ईसोफेगस का है, उसमें कौन से टिश्यू होते हैं आपके, जो है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर, ठीक है। अब जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है ये भी दो टाइप की होती है, इसको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बोल रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। स्ट्रेटा मतलब लेयर, स्ट्रेटा का मतलब लेयर होता है, तो जो मल्टी लेयर्ड होती है। तो देखो, कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू और नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू, जो आपकी बॉडी के सॉफ्ट रीजन में है, जिनमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कुछ खास एक्सपोजर नहीं है, सिर्फ जो है चीजें अंदर जा रही हैं वो उसको नुकसान पहुंचा रही है, तो सॉफ्ट पार्ट के अंदर प्रोटेक्शन की जरूरत है। वहां पे क्या होता है, नॉन कैरेटिनाइज्ड ऑन मॉइस्ट सरफेस, जैसे मैंने अभी बताया था, बक्कल कैविटी में, फेरिंग्स में, ईसोफेगस में, यूरिनरी ब्लडर में, यूरेटर्स के अंदर उसकी इनर लाइनिंग क्या है, ठीक है। लेकिन अब जैसे हमारे स्किन की बात करें, ठीक है, हमारा स्किन क्या है, हमारे स्किन से क्या है, लगातार देखो हम एक्सपोजर में रहते हैं, और कई बार अगर हम जो है सनलाइट के एक्सपोजर में जा रहे हैं तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी होगा बॉडी से, ठीक है ना। अब देखो, हम तो इंसान है, घर के अंदर रहते हैं, लेकिन हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, इसमें सभी एनिमल्स आ रहे हैं, हम खुद को थोड़ी कंसिडर करेंगे, खुद के साथ और भी एनिमल्स हैं, तो वो सनलाइट के एक्सपोजर में है, तो ऑब्वियसली क्या है, बॉडी से क्या हो रहा है, वाटर लॉस भी हो रहा है। तो उन वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर केमिकल होता है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं केरेटिन प्रोटीन, ठीक है। तो हमारी बॉडी में भी और बाकी के एनिमल्स की बॉडी में भी जो अपर मोस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन वाली जगह है, दैट इज स्किन। तो हमारी स्किन के अंदर जो स्किन हमारी जो है ड्राई बिहेवियर शो कर रही है, वो किसकी वजह से, केरेटिन नाम के प्रोटीन की वजह से, ठीक है ना। तो अगर आपके स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में केरेटिन की डिपोजिशन है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, केरेटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो कवर्स ड्राई स्किन, ठीक है। इसके अलावा देखो, डीपेस्ट लेयर हैव इनसॉल्युबल प्रोटीन, जो सबसे डीप वाली लेयर होती है उसमें कैरेटिन की फॉर्मेशन होती रहती है, ठीक है। धीरे धीरे जब वो सेल ऊपर की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ ऊपर लेयर वाली लेयर बनाएगी, तो उसमें क्या डिपोजिशन, वो जो कैरेटिन है अब वो हार्ड हो जाता है, हॉर्नी हो जाता है, टाइट हो जाता है। जैसे आपने रेप्टाइल्स देखे होंगे, रेप्टाइल्स जो है उनकी स्किन बहुत ज्यादा टाइट होती है, क्यों, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन दी सेरोफिटिक कंडीशन, जहाँ पानी की कमी होती है, ठीक है ना, ड्राई एनवायरनमेंट में रहता है, ड्राई क्लाइमेट में रहता है, पानी की कमी होती है, तो बॉडी से वाटर लॉस नहीं होता। और कैरेटिन जनरली क्या होता है, बॉडी से वाटर का लॉस प्रिवेंट करता है, वाटर इम्परमेबल है, तो उनकी बॉडी में प्रोटेक्शन, उनकी जो स्किन होती है हाईली कैरेटिनाइज्ड होती है, ठीक है। हमारी स्किन में भी कैरेटिन होता है, लेकिन उनके रेस्पेक्ट में कम होता है, वहाँ बहुत ज्यादा डिपोजिशन, ठीक है ना, समझ में आया। तो इस तरीके से बेटा ये सारा था आपका एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू में कुछ खास नहीं, बस ऐसे एपिथेलियल टिश्यू जो बेसिकली सिक्रेशन का काम कर रहे हैं। तो जनरली आपकी जो ग्लैंड्स है वो हायर लेवल पे पढ़ोगे तो थोड़ा डीप हो जाता है, बट आपके लेवल पे हम इतना ही करवाएंगे क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, और वहां से क्वेश्चन भी इतना नहीं आता, तो हमें मेन कवर करना है, तो इसीलिए आपको मैंने जो है टिश्यू मेन पार्ट्स करवा दिया। आपको एक टेबल बना लेनी है, ठीक है ना, एक टेबल बना लेनी है एपिथेलियल टिश्यू की, और उसमें कौन सा टिश्यू किस हिस्से में होता है, बुक से देख के लिखना। यहाँ पे हो सकता है कोई एक आधा पार्ट मिस भी हो जाए, ठीक है, वो लिख लो कि कौन सा टिश्यू किस हिस्से में होता है और क्यों होता है, वो समझ लो, उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। और जनरली पेपर में एपिथेलियल टिश्यू में यही आता है, ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लोकेशन के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और कुछ कुछ मेन मैंने बताए हैं वो अच्छे से कर लो, ठीक है। कल के लेक्चर में हम मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू कंप्लीट करेंगे, कनेक्टिव हम लास्ट में डालेंगे। क्लियर?